इसके बाद तामिया की बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है तामिया अपने गांव का सबसे माहिर तलवारबाज था, जिस वजह से लोग उसे ब्लेड ऑफ ड्रैगन भी कहते थे। लेकिन जब उसे खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मिलता, तो वो एक लोकल लॉर्ड की बॉडीगार्ड की नौकरी करने लगता है। एक दिन हंसी मजाक में वो लॉर्ड तामिया से कहता है, वैसे लोग तुम्हें भले ही ब्लेड ऑफ ड्रैगन कहते हैं, लेकिन तुम एक सचमुच के ड्रैगन को कभी नहीं हरा सकते। इस बात को सुनकर तामिया गुस्सा हो जाता है और अपने तलवार से उस लॉर्ड के गेट के ऊपर रखा ड्रैगन के स्टेचू को काट देता है, और इस वजह से तामिया को जेल हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर तामिया उस छोटे एग्जीक्यूशनर से कहता है, मेरी सजा एक बार माफ हो जाए, फिर मैं उस लॉर्ड की गेट को ही नहीं बल्कि उसकी पूरी मेंशन को ही 2 टुकड़ों में काट दूंगा। इसके बाद वापस से सागिरी और गाबियारो को दिखाया जाता है, जहाँ पर गाबियारो अपने मन में सोचता है, मैंने अपने पूरे लाइफ में इसके जैसे क्रीचर को कभी नहीं देखा। शिनोबी की रूल नंबर 5 के हिसाब से एक निंजा को कभी भी किसी अननोन दुश्मन से पंगा नहीं लेना चाहिए। गाबियारो उस क्रीचर को इग्नोर करके जाने का सोचता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर दानव जैसे और भी ज्यादा बड़े बड़े क्रीचर आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। इस सिचुएशन को देखते हुए गाबियारो सागिरी को पीछे रहकर खुद का ध्यान रखने को कहता है और अपना मास्क लगा के वो उन सभी के ऊपर अपना निंजुत्सु से हमला करने लगता है। दूसरी तरफ इन सारी क्रीचर को देखकर सागिरी का ध्यान भटकने लगता है और उसी वक्त एक राक्षस उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर गाबियारो उसे वहाँ से बचा लेता है और तभी यूजुरिया और 2 नए एग्जीक्यूशनर वहाँ आ जाते हैं और बाकी सभी मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देते हैं। ये सब देखकर गाबियारो उनसे कहता है, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी गाबियारो अपने वाइफ की बातों को याद करता है, अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और गाबियारो यहाँ पर कहता है, जान बचाने के लिए तुम सभी का शुक्रिया, वैसे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, पता है ना हम लोग राइवल्स है। इस पर यूजू गाबियारो से फ्लर्ट करते हुए कहती है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतनी खतरनाक जगह पर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। पर गाबियारो ठहरा सिग्मा लौंडा, वो कहता है, तेरी ये जुत्सु मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, चुड़ैल कहीं की। साकिरी यहाँ पर पूछती है, वैसे इसके साथ 2 एग्जीक्यूशनर क्यों है, जिस पर गेंजी नाम का एग्जीक्यूशनर कहता है, मेरे वाले कैदी को इस लड़की ने धोखा देके मार दिया और मैं समझ गया इस लड़की को संभालना एक एग्जीक्यूशनर की बस की बात नहीं, तो इसलिए मैं भी इसके साथ हूँ। गाबियारो और सागिरी उसको देख के समझ जाती है कि ये कुछ और ही मकसद से इसके साथ है। गाबियारो यूजुरिया से एक साथ काम करने का रीजन पूछता है, तो यूजु बोलती है, उसकी एक छोटी बहन है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसलिए उसे जल्दी से एलिक्सर को ढूंढ के इस आइलैंड से निकलना है। गाबियारो कहता है, इससे अच्छा झूठ नहीं बोल सकती थी। तो यहाँ पर यूजु कहती है, तो तुम्हें पता चल गया, असल में मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, यही रीजन है। दूसरी तरफ सागिरी को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर तोमा नाम का एक लड़का यामादा क्लैन में ज्वाइन करता है और 1 महीने के अंदर ही एक एग्जीक्यूशनर बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तोमा को एक कैदी के साथ बात करते हुए देखते हैं। तोमा कहता है, मैंने यामादा क्लैन को ज्वाइन किया और 1 महीने के अंदर ही एक एग्जीक्यूशनर बन गया, और ये सब सिर्फ तुम्हें इस जगह से निकलवाने के लिए, मेरे बड़े भाई। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम आज़ाचुबी और तोमा को देखते हैं, जिनके सामने 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन आज़ाचुबी बिना डरे उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। इसके बाद हमें आज़ाचुबी की बैक स्टोरी दिखाया जाता है। हमें पता चलता है आज़ाचुबी और तोमा सगे भाई है। बचपन में ही अपने माँ बाप की मौत के बाद अपने छोटे भाई को बचाने के लिए आज़ाचुबी एक लुटेरा का ग्रुप का ज्वाइन करता है और छोटी सी उम्र में उन सभी का लीडर बन जाता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से कुछ समुराई इस गैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और डाकुओं के लीडर आज़ाचुबी को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आज़ाचुबी सरेंडर करने से पहले अपने भाई तोमा को वहाँ से भगा देता है और बाद में उसे बचाने के लिए कहता है, नेवर गिव अप भाई। फिर तुमा 1 महीने के अंदर ही यामादा क्लैन के मेंबर बन के अपने भाई को वहाँ से बचा लेता है। इसके बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मॉन्स्टर की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रहा था। इसके कारण आज़ाचुबी तुमा को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर तुमा के बाल पकड़ लेता है। आज़ाचुबी अपने भाई की तरफ देखता है और बिना उसकी हेल्प किए वहाँ से भाग जाता है। तो मैं ये देखकर अपने मन में सोचता है, लगता है मेरी कमजोरी की वजह से भाई मुझे छोड़ के भाग गया। पर तभी हम देखते हैं आज़ाचुबी उन मॉन्स्टर को उन्हीं के हथियार से मारने लगता है, यानी कि इसने अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि एक हथियार को ढूंढने के लिए गया था जिससे इन मॉन्स्टर्स को मार सके। पर तभी कुछ मॉन्स्टर इनको चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है, लोगों को मारना पाप है, इसकी सजा सबको मिलेगी। मॉन्स्टर की बातों को सुनकर तोमा डर जाता है। आज़ाचुबी अपने पिता की मौत को याद करता है कि कैसे एक झूठे इल्जाम की वजह से उनको फांसी दे दिया गया था। आज़ाचुबी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि क्या सही है और क्या गलत, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। इसके बाद आज़ाचुबी गुस्से में आकर सभी मॉन्स्टर को मार देता है और तोमा से कहता है, अगर इस आइलैंड पे मॉन्स्टर्स है तो अमृत भी जरूर होगा। मैंने सोच लिया है, हम दोनों मिलकर उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल को मार देंगे और फिर उस अमृत को खुद ही पी लेंगे। इसके बाद वापस से सागिरी को दिखाया जाता है, जो कि बेहोशी की हालत में एक भयानक सपना देखती है, जहां उसके पिता अजीब नजरों से उसे घूर रहे थे, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। लेकिन तभी सागिरी का नींद टूट जाता है
और वो वापस से होश में आ जाती है। इसके बाद सागिरी अपने सामने गेंजी को देखता है और वो उससे आसपास की हालत के बारे में पूछता है। तो इस पर गेंजी कहता है, एग्जैक्टली बटरफ्लाई ने तुम्हें काट लिया था, जिसके कारण तुम बेहोश हो गई थी, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस पेड़ के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद सागिरी वहां से बाहर निकल कर देखती है गाबियोरो सभी के लिए खाना बना रहा है, सेंटा कपड़े सिल रहा है और यूजू वो तो वही मस्त से आराम कर रही है। गाबियोरो यहाँ पर कहता है, मैंने जंगल में से चीजों को ढूंढकर इस खाने को बनाया है। एक और बात, जब मैं खाना बनाने के लिए चीजों को ढूंढ रहा था तो मुझे वही सेम फ्लावर दिखने को मिले जो कि उस आदमी के बॉडी से निकल रहे थे। और फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि जिन लोगों को इस आइलैंड पर भेजा गया था, आखिर वो अचानक से गायब कहाँ हो गए। मुझे लगता है कि वो सभी लोग इस आइलैंड पर फूल बनकर दफन हो गए हैं। इसके बाद सेंटा कहता है, जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो तब मुझे जंगल में कुछ अजीब सी मूर्तियां दिखी थी जो कि काफी ज्यादा बुद्धिस्ट और ताओइस्ट कल्चर से मेल खाती है। अगर इन मूर्तियों को इंसानों ने बनाया है तो यहाँ पर वो जरूर बसते होंगे। इस पर सागिरी कहती है, यहाँ के खतरनाक हालात और मॉन्स्टर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई आम इंसान यहाँ पर रह पाएगा। ऊपर से यहाँ के इकोसिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। उन मॉन्स्टर्स को भी देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंसान के ऊपर जानवर का मुंह लगा दिया गया हो। इन मॉन्स्टर्स के पास खाल, मांस, हड्डियां, यहाँ तक कि इंटरनल ऑर्गन्स भी है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नहीं है। जिस पर यूसु कहती है, मतलब उनके पास खुद की हड्डियां ही नहीं है। इसके बाद शाम के समय केंची सागिरी के पास आके उसे घर वापस जाने के लिए कहता है। देखो सागिरी, तुम इस आइलैंड पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। वैसे भी तुम काबियों को नहीं हरा सकते, और ऊपर से तुम्हारी तलवार भी टूट गई है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें घर वापस लौट जाना चाहिए। पर तभी सेंटा आके बोलता है, अच्छा, क्या तुम्हें सच में लगता है यहाँ से निकलना इतना आसान होगा? इस आइलैंड पर भेजा गया एक भी समुराई वापस नहीं लौटा है। मुझे नहीं लगता कि नाव की हेल्प से भी इस आइलैंड से बचकर भागा जा सकता है। इसके बाद हम तेंसा और नुरुगाई को देखते हैं जो कि एक नाव की मदद से इस आइलैंड को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी एक बड़े से स्क्विड जैसे मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उन पर हमला कर देता है। ये देखकर वो दोनों वहां से भागने लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तलवार पकड़े कुछ लोग नुरुगाई से हेल्प मांगता है। बच्चे, हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। क्या तुम हमें अपने गांव तक लेकर जा सकते हो? इंसानियत के नाते नुरुगाई उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यही नुरुगाई की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि असल में वो लोग शोगुन के जासूस थे जो कि शोगुन के ऑर्डर को ना मानने वाले लोगों को मारने आए थे। इसी कारण वो लोग सभी गांव वालों को मार देता है और बाकी गांव की लोकेशन जानने के लिए नुरुगाई को अपने कब्जे में ले लेता है। नुरुगाई को यह देखकर अपने आप पर गिल्टी फील होता है कि उसी की वजह से सभी गांव वाले मर गए। सीन वापस से पेशेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये दोनों अपने सामने किसो को देखता है जिसके बॉडी में से फूल निकल रहे थे। इंसा ये देखकर किसो की हेल्प करने के लिए आगे जाता है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने टेंटिकल से किसो के दो टुकड़े कर देता है। किसो की लाश को देखकर नुरुगाई को अपने दादाजी की याद आ जाती है और उसे वापस से अपने ऊपर गिल्टी फील होता है। इस वजह से नुरुगाई तेंसा को उसे छोड़कर भागने के लिए कहता है। लेकिन तेंसा इस बात को इनकार करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे दादाजी और गांव वालों के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस तलवार को लो और मेरे साथ इन मॉन्स्टर से फाइट करो। नुरुगाई अपने दादाजी के साथ बिताए गए पलों को याद करता है और तेंजा से रोते हुए कहता है, मैं जीना चाहता हूँ और वापस से अपने गांव लौटना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों किसी तरीके से मॉन्स्टर से बचते हुए वापस से उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और अपने शरीर पर लगे खून को साफ करने लगता है। और तभी तेंजा को पता चलता है नुरुगाई एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। इसके बाद रात के समय हमें वापस से गाबियोरो और सागिरी को दिखाया जाता है जहाँ पर गाबियोरो सागिरी से अपने पहले वाले बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसको शांत करने के लिए सागिरी का शुक्रिया अदा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो जाती है और गेंजी सागिरी को नाव तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सागिरी अभी भी वापस जाने से इनकार करती है। गेंजी उसको समझाने लगता है मगर सागिरी अपना डिसीजन नहीं बदलती है। लेकिन तभी अचानक से रोकुरो गेंजी पर हमला कर देता है। इसके बाद हम रोकुरोतो की बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है रोकुरोतो को बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी थी जिस वजह से वो कितना भी खा ले उसकी भयानक भूख कभी भी शांत नहीं होती थी। और इसी भूख के कारण रोकुरोतो बचपन में ही अपनी फैमिली के साथ साथ गांव के बाकी लोगों को भी खा लेता है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं रोकुरोतो के हमले की वजह से गेंजी का काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। ये देख के सागिरी गेंजी के चोट पर कपड़ा बांधने लगता है, लेकिन गेंजी को इतना ज्यादा चोट आया था कि उसमें खून रुक ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर रोकुरोतो सागिरी पर भी हमला करने वाला था, लेकिन तभी गाबियोरो उसे लात मारते हुए बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। इसके बाद वापस से गेंजी और सागिरी को दिखाया जाता है जहाँ पर गेंजी अपनी हालत को देखकर समझ जाता है कि उसका जिंदा बचना अब संभव नहीं है, इसलिए वो सागिरी को उसे छोड़कर जाने के लिए कहता है। लेकिन सागिरी अपने मास्टर को छोड़कर जाने से इनकार करती है। गेंजी सागिरी को समझाते हुए कहता है, देखो सागिरी, मेरा समय आ चुका है।
लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी तलवार दे रहा हूँ। एक तलवार समुराई की जान होती है और मैं अपनी जान तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि रोकुरोता ने जरूर आइसन को मार दिया है। अगर तुम एक समुराई हो तो मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कहूंगा। सागिरी यमादा, मेरी तलवार को पकड़ो और रोकुरोता का सर धड़ से अलग कर दो। और इस तरफ कामियोरो मन में सोचता है, इस जायंट को हराना मेरे अकेले के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई मेरे साथ होता तो शायद थोड़ा सा आसान होता। और तभी हम देखते हैं सागिरी कामियोरो की हेल्प करने के लिए आ जाता है और तलवार से रोकुरोता की एक उंगली काट देता है। और इसके बाद वो दोनों मिलकर रोकुरोता पर चारों तरफ से हमला करने लगता है। लेकिन इतने सारे हमले के बाद भी रोकुरोता को बस कुछ खरोच ही आई थी। इस चीज को देखकर कामियोरो अपनी सबसे खतरनाक जुस्सू को रिलीज करता है, असाइटिक ब्लेज। गामियोरो रोकुरोता पर पत्थर और आग की लपटों से हमला करने लगता है और इस वजह से पूरे जंगल में आग लग जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। इस चीज को देखते हुए इसे जल्दी से सेंटा के साथ वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ आग की वजह से रोकुरोता का ऑक्सीजन कम हो रहा था, साथ ही साथ धुआं की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और इसी के कारण वो गलती से नीचे गिर जाता है। यही मौका देख के गामियोरो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और सागिरी पर हमला करने के लिए कहता है। इसके बाद सागिरी अपने आप को शांत करती है और एक लंबी सी सांस लेकर रोकुरोता को एक सिंगल स्ट्राइक में ही काट देता है। और सागिरी को देखकर रोकुरोता को अपने मॉम डैड की याद आ जाती है और वो कहता है, मैं इतना भूखा क्यों रहता हूँ? मेरे साथ कोई खेलता क्यों नहीं है? जिस पर सागिरी एक माँ की तरह इसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुमसे कोई नफरत करता है। जो भी करते थे वो सभी लोग मर चुके हैं और अब तुम भी एक गहरी सी नींद में सो जाओ। बच्चे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और इसी तरीके से रोकुरोता का अंत हो जाता है। अब जंगल में आग बनने की वजह से वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सागिरी आखिरी बार के लिए अपने मास्टर को देखता है जो कि अब जिंदा नहीं था। और अब सागिरी उनकी आखिरी बातों को याद करते हुए उस जंगल से निकलने लगता है। सागिरी, तुम एक अच्छी समुराई हो, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था। उस बात के लिए मुझे माफ कर देना। और कुछ देर भागने के बाद इनको यूजो और सेंटर नजर आ जाता है जो कि किसी चीज को देखकर हैरान हो गए थे। पास जाने पर इनको पता चलता है कि वहाँ नीचे एक गांव बसा हुआ है। इस गांव को देखकर सेंटा कहता है, मुझे लगता है कि यही सिंसेनको है और कहानियों के माने तो यही वो जगह है जहाँ पर सन्यासी भी रहते होंगे। इसके बाद हमें आजाचुबी और टोमा को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर को मार के उनका खून पी रहे थे। यहाँ पर आजाचुबी टोमा से सन्यासियों के बारे में पूछता है तो इस पर टोमा कहता है, कहा जाता है कि सिंसेनको में मॉन्स्टर नहीं बल्कि सन्यासी रहा करते थे जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ अमर होने वाली शक्ति भी मौजूद है। और तभी आजाचुबी को किसी और का मौजूदगी महसूस होता है। पास जाने पर इनको एक पेड़ के ऊपर दो अजीब तरीके का इंसान दिखता है